तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे चुंबक और चुंबक के प्रकार, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक और ढेर सारी चीज़ें देखेंगे। फिजिक्स क्लास 11th के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है और ये लास्ट वीडियो है फिजिक्स क्लास 11th का। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे चुंबक से। मैग्नेट वह पदार्थ जो लोहे के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको हम लोग चुंबक कहते हैं। चुंबक के प्रकार, चुंबक दो प्रकार का होता है, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। वैसा चुंबक जो प्रकृति रूप से प्राप्त हो जाता है उसको हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। वैसा चुंबक जिसे मानव के द्वारा बनाया जाता है उसे हम लोग कृत्रिम चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक इसका आकार निश्चित नहीं होता है, कृत्रिम चुंबक इसका आकार निश्चित होता है, क्योंकि इसको तो चाहे जैसे आप बना सकते हैं। जैसे नाल चुंबक बना सकते हैं, नाल के आकार का, चुंबकीय सुई के जैसा बना सकते हैं, ठीक। क्षण चुंबक बना सकते हैं, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता। मैग्नेटाइट इसको कहा जाता है, प्राकृतिक चुंबक को। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक। परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट। स्थायी चुंबक वैसा चुंबक जिसका चुंबकत्व लंबे समय तक मौजूद रहता है उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। वैसा चुंबक जिसका चुंबकत्व लंबे समय तक मौजूद नहीं रहता है अस्थायी चुंबक कहते हैं। स्थायी चुंबक इसे बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। इस्पात माने लोहे का एक प्रकार होता है। और अस्थायी इसे बनाने के लिए नरम लोहा या मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे चुंबकत्व। मैग्नेटिज्म, चुंबक का वह गुण जिसके कारण लौह चुंबकीय द्वारा चुंबक को अपनी ओर आकर्षित होता है, चुंबक का वह गुण चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक का दो ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के ध्रुव को चुंबक से अलग नहीं किया जा सकता है, अर्थात एकल ध्रुव वाला कोई चुंबक नहीं होता। यानी जैसे नॉर्थ साउथ है, इसको तोड़ दोगे तो फिर से जो है छोटे छोटे टुकड़ों में भी नॉर्थ साउथ बन जाएगा, सिंगल नॉर्थ सिंगल साउथ नहीं होगा। चुंबक का चुंबकत्व गर्म करने पर घट जाता है, गर्म करने पर, ऊंचाई से गिरने पर एवं हथौड़े से पीटने पर कम हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा पाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है और CGS मात्रक गॉस होता है। एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होता है। सूत्र, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर चुंबकत्व अधिक होता है, जहाँ दूर दूर होती है वहाँ चुंबकत्व कम होता है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं आपस में। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती है। देखिए, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, इधर से निकलेंगी इधर समाप्त हो जाएंगी और अंदर जो है साउथ से नॉर्थ की ओर आएंगी और कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। जहाँ देखो, यहाँ हो जाती हैं सघन और यहाँ रहती हैं विरल, यहाँ रहती सघन, इसलिए पोल पर जो है चुंबकीय ध्रुव ज़्यादा रहता है पोल्स पर और यहाँ पर कम रहता है। अब हम लोग देखेंगे आगे आरेस्टेड का प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ पढ़ेंगे क्या लिखा है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे इस तार में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत क्षेत्र तो तार में उत्पन्न नहीं होगा, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। सर्वप्रथम चुंबकीय प्रभाव के बारे में ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने पूरे ब्रह्मांड को बताया। सबसे पहले चुंबक के प्रभाव के बारे में ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने पूरे ब्रह्मांड यानी पूरे विश्व को जानकारी दी। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित यंत्र अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, विद्युत घंटी, मोटर, ये सभी चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। मैक्सवेल के अंगूठे का नियम या दक्षिणावर्ती पेच का नियम। मैक्सवेल का दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम, यदि किसी चालक तार को दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा बताता रहे तो शेष अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बताएंगी। समझ गए ना? दक्षिणावर्ती पेंच का नियम कह लीजिए या फिर धारा का, अंगूठा ऊपर की तरफ धारा की दिशा को बताएगा तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। ये देखिए चित्र भी है, यहाँ पर जो है अंगुलियां, जो अंगूठा है धारा की दिशा को बता रहा है, तो बाकी अंगुलियां जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही हैं। यही अगर आप उल्टा कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी, फिर इस साइड को हो जाएगी। ठीक, तो धारा अगर ऊपर की तरफ बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ को होगी, धारा अगर नीचे की तरफ बहेगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उल्टा हो जाएगी।
अब हम लोग देखेंगे EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से हम लोग विद्युत वाहक बल फ्लेमिंग के बाएं हाथ से बल की दिशा और मैक्सवेल के दाएं हाथ से धारा की दिशा को ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ की तीनों उंगलियों मध्यमा तर्जनी एवं अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हो तो अंगूठा बल की दिशा में बताएगा। मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा बल की दिशा को बताएगा। यहाँ पे चित्र भी दिखाया गया है, ध्यान से देख सकते हैं कि यदि ये तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, मध्यमा उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इस सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करता है। इस सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर विद्युत मोटर। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। फैराडे ने देखते हैं क्या बताया। जब बंद कुंडली में आपेक्षिक गति होती है तो उसके पश्चात एक धारा का निर्माण होता है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं और उस प्रक्रिया को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे ने 2 नियम दिए। फैराडे का प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार यदि बंद कुंडली में आपेक्षिक गति होती है तब चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण विद्युत वाहक बल का निर्माण होता है। दूसरा फैराडे का द्वितीय नियम, विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जो विद्युत वाहक बल होता है वो किसके समानुपाती होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब होता है चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या, इसे फाई के द्वारा व्यक्त करते हैं। लेंज का नियम, फैराडे का जो द्वितीय नियम है उसको हम लोग लेंज का नियम भी कहते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। d∅/dt और यहाँ पर अगर n फेरे कुंडली में तो n से गुणा हो जाती है। इस वीडियो में देखेंगे फ्लेमिंग का दक्षिण हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की तीनों उंगलियां अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी उंगली को परस्पर लंबवत फैलाया जाए और अंगूठा गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हो तो मध्यमा धारा की दिशा को बताएगी। इस सिद्धांत पर डायनमो कार्य करता है। ध्यान रखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर जो है कौन कार्य करता है? तो काम करता है विद्युत मोटर, और दाएं हाथ पर कौन करता है? डायनमो। अंगूठा गति की दिशा, मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। अंगूठा यहाँ पर जो है बल की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। विद्युत मोटर यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है? बिजली लेता है और मशीन का काम करता चलाता है। यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। इसमें एक शक्तिशाली नाल चुंबक का प्रयोग किया जाता है। नाल चुंबक का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें आयताकार कुंडली को आर्मेचर कहते हैं। ये जो आयताकार कुंडली इसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं। इसका उपयोग पंखे में, मोटर में, कंप्यूटर में किया जाता है। पंखा, मोटर, कंप्यूटर। डायनमो क्या होता है? जनरेटर जिसको हम कहते हो। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी जनरेटर चलता है तो बिजली बनाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। इसमें नाल चुंबक का प्रयोग किया जाता है। डायनमो 2 प्रकार के होते हैं, AC डायनमो, DC डायनमो। अल्टरनेटिंग करंट वाला माने जो ऐसा डायनमो जो मतलब करंट बनाता है, धारा बनाता है, AC, और एक होता है DC वाला। धारा 2 प्रकार की होती है, AC प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा। AC वैसी धारा जिसका मान एवं दिशा लगातार बदलता रहता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती। जैसे इस तरीके से उसका ग्राफ आप लोग देखते हैं। और दिष्ट धारा जिसका दिशा और मान नहीं बदलता उसको हम दिष्ट धारा कहते हैं। इसकी आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है और AC में 50 हर्ट्ज होती है आवृत्ति और 220 वोल्टेज होता है। और इसका ग्राफ देखोगे तो इस तरीके से सीधी लाइन दिखाई देगा। AC को DC में कौन बदलता है? तो दिष्टकारी बदलता है, रेक्टिफायर जिसको बोलते हैं। और DC को AC में कौन बदलता है? इन्वर्टर बदलता है। इन्वर्टर जो लगा होता है वो डायरेक्ट करंट को AC में बदल देता है और जो रेक्टिफायर होता है वो AC को DC में बदल देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। यह AC को उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में ट्रांसफार्मर बदल देता है। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी इसको कह सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन, माने ये क्या करता है? वोल्टेज को
बढ़ाता है और ये वोल्टेज को घटाता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई जो बढ़ाता है और अपचाई जो घटाता है। इसके लिए एक सूत्र होता है NS/NP, BS/BP, IP/IS। यहाँ क्या है, NS प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, NS है सेकेंडरी कुंडली में मतलब फेरों की संख्या, ये प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या। सेकेंडरी कुंडली में वोल्टेज, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज, प्राइमरी कुंडली में धारा और सेकेंडरी कुंडली में धारा। तो यहाँ पर देखिएगा NS/BP और BS/BP तो सेम सेम है, लेकिन यहाँ पर धारा उल्टा होती है, तो इसको सूत्र में याद रखेंगे। लघुपथन क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। अच्छा चलो मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर कौन होता है, जो वोल्टेज बढ़ाता है, और अपचाई जैसे गांव में लगे होते हैं जो ट्रांसफार्मर अपचाई होते हैं, वो क्या करते हैं 11,000 लाइन को कम वोल्टेज में चेंज कर देते हैं। लघुपथन क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। किसी भी कारणवश से गर्म तार एवं ठंडे तार आपस में सट जाता है तो वहाँ पर प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। जब गर्म तार यानी जिसमें धारा आ रही है और ठंडे तार जिसमें नहीं आ रही, दोनों अगर टच हो जाते हैं तो प्रतिरोध एकदम जीरो हो जाता है, अचानक से विद्युत धारा एकदम से बढ़ जाती है, जिसके कारण परिपथ में आग लग जाती है। उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट यानी लघुपथन कहते हैं। अतिभारण, ओवरलोडिंग, विद्युत परिपथ में एक साथ बड़े बड़े उपकरणों को जोड़ने पर जरूरत से ज़्यादा धारा का खिंचाव होता है, जिससे अतिभारण कहते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं। जैसे आपका घर में 220 वोल्टेज आ रहा है और आपने कोई बड़ी मशीन लगा दी घर में, दो जो मतलब 440 वोल्ट की जिसको ज़रूरत है, तो वो बैठ जाएगी, ठीक, उसी को कहते हैं ओवरलोडिंग। वायरिंग वायरिंग क्या कहता है, गर्म तार में क्या होता है, बिजली आती है और ये लाल रंग का ज़्यादातर वायर रखा जाता है। उदासीन तार ठंडा तार कहलाता है, इसको काला रंग कहते हैं। ज़्यादा होता है उसे पृथ्वी में भेजना। भूतार संपर्कन हरे रंग से किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यों का यांत्रिक गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। गतिज ऊर्जा जो होती है गैसीय में सबसे ज़्यादा होती है, फिर द्रव में, फिर ठोस। ठोस के कण तो भाग नहीं पाएंगे। घनत्व ठोस में ज़्यादा होता है, द्रव में कम, और गैस के दूर दूर कण होते हैं। द्रव्य जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, अवरोध उत्पन्न करता हो, उसको हम लोग द्रव्य कहते हैं। जो स्थान घेरता हो। दाब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। दाब एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक N/मीटर² या पास्कल होता है। दाब का CGS मात्रक डाइन/सेंटीमीटर² होता है। द्रव में दाब, द्रव के अंदर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है, ρGH, ठीक, घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। द्रव का दाब घनत्व एवं गहराई पर निर्भर करता है। अब हम लोग देखेंगे पास्कल का नियम। यदि स्मॉल g का मान नगण्य माना जाए तो द्रव के अंदर सभी जगहों पर दाब का मान एक समान होगा। यदि स्मॉल g का मान नगण्य माना जाए तो द्रव के अंदर सभी जगहों पर दाब का मान एक समान होगा, लेकिन स्मॉल g का प्रभाव माना जाए तब गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है। ध्यान रखेंगे अगर g को बिल्कुल 0 मान लिया जाए तो द्रव के अंदर सभी जगहों पर दाब समान होगा, लेकिन यदि g के मान का प्रभाव माना जाएगा तो गहराई के साथ दाब का मान बढ़ेगा। यानी जितना अंदर जाएंगे, जैसे पानी पूरा फुल है तो यहाँ पे कम दबाव महसूस करेंगे, नीचे ज़्यादा दबाव महसूस करेंगे। द्रव के अंदर एक समान गहराई पर दाब का मान एक समान होता है। मतलब यहाँ पर जैसे आप भी यहीं खड़े हैं, यहाँ पर कोई दूसरा खड़ा, तो जितना इस पे दाब लगेगा उतना इस पे। द्रव का दाब बर्तन के आकार पर निर्भर नहीं करता है। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर काम करते हैं। वायुमंडलीय दाब को हम लोग टार, ATM और पास्कल और बार में मापते हैं। इसके लिए दाब मापने के लिए बैरोमीटर यंत्र होता है, इसके अंदर पारा भरा होता है। एक बार में होता है 10⁵ पास्कल। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से नीचे गिर जाता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। जैसे बैरोमीटर में एकदम से पारा नीचे गिर जाएगा तो आंधी तूफान आने की संभावना होगी। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा एकदम गिर जाएगा, आंधी तूफान। पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ होने की संभावना रहती। प्रणोद, एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत बल लगने वाले बल को हम लोग प्रणोद कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद या दाब कहते हैं। प्लावन, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव के द्वारा उस वस्तु पर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। जब आप लोग किसी वस्तु को डुबोएंगे तो द्रव उसको ऊपर उठाने का प्रयास करता है, इसी को हम लोग प्लवन कहते हैं। वस्तु का भार अगर उत्प्लावन बल से कम होगा
तो वस्तु क्या होगी, तैरेगी। वस्तु का भार क्या होगा, उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा, मैंने ज़्यादा तेज़ी से उठाएगा तो तैरेगी। अगर वस्तु का भार ज़्यादा होगा, उत्प्लावन बल कम लग पाएगा तो डूब जाएगी। और वस्तु का भार उत्प्लावन बल बराबर हो जाएंगे तो द्रव के अंदर रहेगी लेकिन तैरती रहेगी। प्लावन के सिद्धांत पर ही का है आपके पास आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब किसी पदार्थ अथवा वस्तु को द्रव में आंशिक रूप से या पूर्णतः रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में एक आभासी कमी आती है। वह कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब द्रव को आंशिक रूप से डुबो या पूरा पूरा डुबो तो भार में जो आभासी कमी आती है वह कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तब उतनी ही कमी होगी जितना वस्तु पानी को हटाता है। ये जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम लोग देखेंगे पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ कम से कम क्षेत्रफल जो है ग्रहण करता है उसको हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव एकांक लंबाई पर लंबवत लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन बटे मीटर होगा। बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मीटर। पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण गर्म चाय, गर्म सूप, गर्म भोजन स्वादिष्ट लगता है क्योंकि ये कम जगह पर फैल पाता है और ये स्वाद देता है। पृष्ठ तनाव कम होने के कारण डिटर्जेंट से कपड़ा जल्दी साफ हो जाता है। तापमान बढ़ने से पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाता है। पानी में केरोसिन तेल मिलाने पर मच्छर का लार्वा मर जाता है क्योंकि पृष्ठ तनाव टूट जाता है, अंडे डूब जाते हैं। केशिका तुक, जब किसी पदार्थ में द्रव ऊपर चढ़ता या नीचे गिरता है उसको हम लोग केशिका तो कहते हैं। और जिस नली के माध्यम से चढ़ता उतरता है इसको हम लोग केश नली कहते हैं। जैसे आप लोग पहले देखते होंगे डिब्बी या लालटेन, तो उसमें जो मोमबत्ती लगी होती थी उस बत्ती में मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता था। लैंप या लालटेन में बत्ती के माध्यम से तेल का ऊपर चढ़ना उतरना, मोमबत्ती का जलना। श्यानता हम लोग पढ़ेंगे, विस्कोसिटी। श्यानता मतलब होता है गाढ़ापन, कौन द्रव कितना गाढ़ा है। इसी पे आधारित है स्टोक का नियम और उसका सूत्र है F बराबर 6 पाई ईटा RB। शहद देखो ज़्यादा गाढ़ा होता है इसलिए इसकी ज़्यादा श्यानता होती है, फिर पानी, फिर डीजल, फिर पेट्रोल। सबसे ज़्यादा शहद गाढ़ा होगा, यहाँ पे गलत लिखा है। फिर उसके बाद में डीजल, डीजल के बाद में पेट्रोल और उसके बाद में पानी यहाँ पर आएगा। ठीक। हुक का नियम आगे पढ़ेंगे। हुक का नियम क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबल उसके विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग पढ़ते थे दाब, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। विकृति का मतलब जैसे किसी वस्तु पर दाब लगाया तो उसमें जो विकृति आ जाती है, जैसे सीधी थी तो टेढ़ी हो गई, यानी उसका आकार बिगड़ गया, तो विकृति एकांक मतलब जो है विकृति निकालेंगे कैसे, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अब हम लोग देखेंगे बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली का सिद्धांत के अनुसार गतिज ऊर्जा का मान बढ़ाने पर दाब का मान कम हो जाता है। बर्नौली का सिद्धांत ये कहता है कि जब पानी तेजी से चल रहा होगा तो दाब का मान घट जाएगा और गतिज ऊर्जा का मान घटने पर दाब का मान बढ़ जाता है। अगर गतिज ऊर्जा कम पड़ जाएगी तो दाब का मान बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल है इसका बर्नौली वेंचुरी मीटर या ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर काम। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट में PDF जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।